इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। हरियाणा सरकार ने नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का कानून बनाया है। इसका मतलब है कि अब से चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, दोनों तरह की नौकरियों में हरियाणा के लोगों के लिए 75% सीट आरक्षित होंगी। यानी हर 4 में से 3 नौकरियों में हरियाणा से बाहर के लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इंडिया टीवी संवाददाता देवेंद्र पराशर से बात करते हुए मुख्यमंत्री खट्टर ने यह भी कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में बनाए गए हैं। खट्टर ने एक बार फिर किसानों को भरोसा दिलाया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों की जमीन नहीं छिनेगी, पहले की तरह मंडियां रहेंगी और एमएसपी जारी रहेगी। देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी। सर, इंडिया टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद देवेंद्र जी। सर, सबसे पहले सवाल कि रोजगार बिल को लेकर जो मंजूरी दी गई है उसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसा फैसला क्यों, क्या वजह थी इस फैसले के पीछे? आखिर हम प्रदेश के हित में जो भी योजनाएं बनाते हैं वो समाज के हर वर्ग को देख के बनाते हैं। अब चूँकि रोज़गार देना, उसके अवसर उपलब्ध कराना, ये किसी भी प्रदेश सरकार का काम होता है कि अपने प्रदेश के युवकों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार उपलब्ध कराए जाएँ। बहुत से उसके पहलू हैं, यानी शिक्षा कैसी हो नौजवान की, उसको स्किलिंग कैसे कराएं, उसको रोज़गार के अवसर देने के लिए यानी रोज़गार कराने के लिए उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स का सहारा लिया जाए ताकि अपना वो काम करे। सरकारी नौकरियां उसका एक प्रकार होता है। वहीं ज़्यादा जो प्राइवेट नौकरियों का उसका जो सिलसिला है उसमें भी उसको ज़्यादा भागीदारी मिले, ये एक हर एक स्टेट का उद्देश्य है। और केवल हमने ही बनाया ऐसा नहीं है, ये पहले से महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और अभी मध्य प्रदेश ने भी बिल बनाया है, तो बहुत सी स्टेट बना रही हैं। एक तो अधिक से अधिक रोज़गार मिले, ये उसका एक हेतु है। एक दूसरा हेतु भी है, इंडस्ट्री जब जीएसटी का समय नहीं आया था उससे पहले कोई भी जो इंडस्ट्री लगती थी प्रदेश में उसको एक लाभ होता था, वो होता था रेवेन्यू का, क्योंकि वैट और सेल टैक्स ये जहाँ प्रोडक्शन होती थी वहीं उस स्टेट को मिलता था। अब जीएसटी आने के बाद कंज्यूमर बेस्ड जीएसटी हो गया है। हमारे यहाँ उद्योग है, उद्योग का जीएसटी के बाद जहाँ उपयोग होगा यानी जीएसटी लगने के बाद अब वहीं उसको रेवेन्यू का लाभ होगा। हमें अगर बचता है तो फिर केवल एक एम्प्लॉयमेंट का ही पक्ष बचता है जिसको हमको और मजबूत करना है। तो इसलिए हमारे यहाँ जो उद्योग लगे हैं उनको हमने कहा है कि आप जो अनस्किल्ड यानी अनट्रेंड, जिसको कहना चाहिए अनस्किल्ड ही कह सकते हैं, कि ऐसे जो एम्प्लॉयमेंट देने का जिनका अवसर, उनको 75% जो है वो हरियाणा के लोगों को आप नौकरी दें जिनकी सैलरी का जो लेवल है वो 50,000 रुपये से नीचे है। तो इसलिए कोई ऐसा बड़ा विषय नहीं है कि जो चर्चा का विषय बना रहे। दूसरे राज्य के लोग इसे बहुत बड़े विषय के तौर पे देख रहे हैं या अपोजिशन बड़े विषय के तौर पे देख रहा है कि अगर दूसरे राज्य के 4 लोग यहाँ आएंगे तो 3 के लिए मनाही होगी। बंगाल में चुनाव चल रहा है, वहाँ पे बीजेपी के लोगों को बाहरी कहा जाता है तो बीजेपी को ऐतराज़ होता है, लेकिन हरियाणा में बाहरी लोगों के लिए नौकरी 4 में से 3 लोगों को मना कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए आरक्षण है। ये मुश्किल है ये चीज़ हैंडल करने से? ऐसा नहीं है, आखिर यहाँ के लोगों को नौकरी जब मिलेगी उसके बाद भी यहाँ स्कोप बहुत है। हमारे यहाँ कोई इस प्रकार का विषय नहीं है कि भी जितने काम हैं उससे ज़्यादा लोग यहाँ को बेरोज़गार हैं। हमारे यहाँ बेरोज़गारी बहुत कम है। हमारी बेरोज़गारी 5 से 6% पर ही इस समय चल रही है। इसलिए जितना यहाँ इंडस्ट्री हम लगवा रहे हैं, जितना इन्वेस्टमेंट यहाँ हो रहा है, बहुत बड़ा स्कोप है। तो उसमें हमने प्रावधान किए हैं कि जब आपको हरियाणा के लोग उस प्रकार के नहीं मिलते हैं तो बाहर के लोगों को आप ला सकते हैं। कहीं उसके अंदर बिल्कुल प्रावधान नहीं है, ऐसा नहीं है। उनको किस योग्यता के व्यक्ति चाहिए, किस स्किल के लोग चाहिए, किस टैलेंट के लोग चाहिए, वही लोग तो आखिर हरियाणा के लोग मिलेंगे। और हरियाणा के लोग बहुत ऐसे भी हैं जो सामान्यतः या तो सरकारी नौकरी की तरफ आरक्षण उनका आकर्षण है, या उनका आकर्षण फौज में है, या उनका आकर्षण खेलों में है। ये जो प्राइवेट नौकरी है इसका वो थोड़ा आकर्षण यहाँ है भी नहीं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कोई कठिनाई आएगी। लेकिन हाँ, पहला अवसर हरियाणा के लोगों को मिले, ये हमारा दायित्व। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ था कि जब वाकई ये देखा जाता है कि हरियाणा में स्पोर्ट्स में लोग बहुत अच्छा करते हैं, फौज में जाते हैं, जैसा कि आपने बताया, दूसरे राज्य के लोग दूसरे चीज़ में ज़्यादा स्किल्ड हो सकते हैं जो यहाँ पे नौकरी करने आते हैं। आपने बताया कि यहाँ पे बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? क्या ये कोई पॉलिटिकल मूव था? नहीं, कोई पॉलिटिकल मूव नहीं है। आखिर प्रदेश के लोगों को ये लगना चाहिए ना कि हमारे प्रदेश के लोगों का इंटरेस्ट पहले वाच किया जाता है,
क्योंकि हमारी जिम्मेदारी प्रदेश की है। जिसकी जिम्मेदारी जिले की होती है वो जिला का ध्यान रखता है, जिसकी प्रदेश की होती है प्रदेश का ध्यान रखता है, जिसको केंद्र की जिम्मेदारी होती है केंद्र पूरे देश का ध्यान रखता है। तो इस प्रकार से जो जिसका दायित्व है उसके हिसाब से उनको अपना काम करना ही होता है। हमारी सरकार प्रदेश की सरकार है, प्रदेश की सरकार प्रदेश से ही रेवेन्यू इकट्ठा करती है, प्रदेश पर रेवेन्यू खर्च करती है, प्रदेश के हर व्यक्ति को सुख मिले, प्रदेश का हर व्यक्ति ईज़ ऑफ लिविंग की तरफ जाए, प्रदेश की व्यवस्थाएं ठीक हों। अभी हम दूसरे प्रदेशों में तो जाकर नहीं कर सकते, अपने प्रदेश में करेंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का तो ये पूरा नारा ही रहता है कि एक देश एक कानून, एक देश एक व्यवस्था, एक देश एक राशन कार्ड, ये सारी चीज़ें होना ही चाहिए। ऐसा नहीं मेल नहीं खाती है, क्योंकि कोई किसी को बंधन नहीं है यहाँ आने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा आ नहीं सकता। अच्छी योग्यता के जो लोगों की ज़रूरत है उनके ऊपर कानून लागू नहीं होता। सरकारी नौकरियों में कानून लागू नहीं है, इसलिए केवल प्राइवेट उद्योग में ही हमने रखा है, ताकि क्योंकि इतने बड़े कोई सैलरी पैकेज तो होते नहीं हैं। और एक दूसरा विषय, आखिर ये तो कानून आ जा रहा है, बाहर के लोग यहाँ पहले से वर्षों से काम कर रहे हैं और यहाँ बसे हुए भी हैं, उनके आगे परिवार, उनके नौजवान सब हो गए हैं। हमने उसमें बाहर के लोगों को थोड़ा सा एक सुविधा ये दी है कि जो 5 साल से पहले से यहाँ रह रहे हैं उनको भी हम हरियाणा में मान करके उनको नौकरी देंगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। और बहुत ऐसे परिवार परंपरागत तौर पर एक पीढ़ी 2 पीढ़ी उनको यहाँ काम करते हुए हो गए हैं, तो इसलिए वो हरियाणा के ही माने जाएंगे। इन्वेस्टमेंट हब के तौर पे देखें तो गुरुग्राम के आगे बेंगलोर, मुंबई, पुणे जैसी जगह भी नहीं टिकते। ऐसे में मुख्यमंत्री के तौर पे उन इन्वेस्टर्स को क्या देंगे जिनके अंदर शंका हो गई होगी इस कानून को लेके कि हमें अच्छा टैलेंट नहीं मिलेगा? बतौर मुख्यमंत्री उन्हें क्या आश्वासन देना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि टैलेंट नहीं मिलेगा। हरियाणा में टैलेंट की कमी नहीं है, और मोर ओवर हरियाणा ने तो बहुत से कदम आगे उठा लिए हैं। यहाँ नौजवानों को टैलेंटेड करने के लिए, स्किल्ड करने के लिए हमने स्किल यूनिवर्सिटी बनाई है। और स्किल यूनिवर्सिटी मैं कहता हूँ हरियाणा पहला प्रदेश है जिसने इस प्रकार का एक कदम उठाया है कि हरियाणा एक स्किल यूनिवर्सिटी के रूप में चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है। और केवल स्किल यूनिवर्सिटी अपने यूनिवर्सिटी के अंदर करेंगे ऐसा नहीं है, इन सब उद्योगों के साथ MOU कर रहे हैं, उनसे समझौते कर रहे हैं। 50 से ऊपर बड़े उद्योगों के साथ हमारे समझौते हो गए हैं कि वहाँ जो काम करने के लिए आएंगे उनके लिए, उनके जो वर्कफोर्स है, चाहे वो प्रेजेंट है चाहे आगे आने वाली है, उनको हम स्किलिंग के जो उनकी आवश्यकता है वो कोर्स उनको सिखाएंगे, सर्टिफाई करेंगे यूनिवर्सिटी से। और किसी प्रकार से कोई कठिनाई आएगी तो सरकार उसको ओन करेगी। हमने यहाँ तक भी कहा है कि इस प्रकार करने से जो उनको थोड़ा सा भय लगता है कि यहाँ बहुत इंस्पेक्टर राज हो जाएगा और इंस्पेक्टर आकर के चेकिंग करेंगे, ऐसा मना किया। आमतौर पर इंडस्ट्री किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन से डरती है, एक भय में आ जाती है। उनका एक रिजर्वेशन रहता है कि क्यों रिजर्वेशन हमारे ऊपर थोपा जाए। इस बात को लेके उन्हें क्या आश्वासन देना चाहेंगे, क्या एश्योरेंस देना चाहेंगे? मेरी बातचीत हुई है, अभी पिछले दिनों में मारुति उद्योग से हमारी बातचीत हुई है, वो हमारी बात से सहमत हो गए हैं। और हमने ये भी कहा है कि आप पहले अपने जो पहले से चल रहे हैं उनकी संख्या निकाल लीजिए कि हरियाणा के लोग कितने हैं। वहाँ भी हरियाणा के लोग बहुत कम है, ऐसा नहीं है। और ये भी हमने कहा कि आपको ज़रूरी नहीं है कि किसी एक ही ज़िले से, एक ही एरिया से, एक ही जगह से आपको सारी एम्प्लॉयमेंट देनी है। हमने उनको 10% से ऊपर जाने ना जाने के लिए छूट दे दी है कि आप पूरे हरियाणा से जहाँ आपको ठीक ज़िले लगते हैं आप वहाँ के एम्प्लॉयमेंट दीजिए। कोई सारी जगह के लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ 1-2 घटनाएं हुई हैं, पिछले 10-15 साल पहले हुई एक घटना मारुति में हुई, फिर बाद में हीरो होंडा में हुई। 1-2 घटनाओं के कारण से थोड़ा सा ये चिंतित रहते हैं, लेकिन आज समय बदल चुका है। आज वो युवक भी समझता है कि अगर हम कोई यहाँ न्यूसेंस करते हैं तो इसका नुकसान हमको ही होता है। आज पढ़े लिखे युवक आ गए हैं, प्रदेश में पढ़ाई अच्छी है, हमारी लिटरेसी रेट अच्छा है, हमारे यहाँ स्कूलिंग और कॉलेज की पढ़ाई, हायर एजुकेशन बहुत अच्छी है। तो इस नाते से वो जो समस्या कोई ध्यान करता है, कोई समस्या ऐसी आने वाली नहीं है। कल को कोई ऐसी बात आती है तो ये तो चीज़ें हर समय अमेंड करने के लिए स्थिति के अनुरूप सरकारें सब तैयार रहती हैं। कोई बात आएगी तो हम देखेंगे। बहुत सारे कानून के विशेषज्ञ कल से ये कह रहे हैं कि ये तो कानून सुप्रीम कोर्ट में जाके वहाँ पर खारिज हो जाएगा, वहाँ टिकेगा नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट में ऐसी अभी ये जब वो जाएंगे तो जब वो जाएंगे उनका काम है। मैं इसमें उसको प्रीएम्प्ट कैसे कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता कुछ भी। नहीं, ये भरोसा है कि कानून इतने ठोस तार्किक आधार पर तैयार किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। और ये संविधान में भी है कि आप अपने समाज के हित के लिए, और ख़ास करके जो ऐसा समाज है, गरीब समाज है, जो बहुत ज़्यादा जिसको कहना चाहिए कि एक हाईली ट्रेंड जो लोग नहीं हैं, ऐसे लोगों के रोज़गार के लिए आपको चिंता करनी चाहिए। ये संविधान की एक व्यवस्था है। हमने पिछले दिनों में एक कानून बनाया, कानून क्या, एक पॉलिसी बनाई कि जिनके परिवार में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे बच्चों को सरकारी नौकरी में आने के लिए 5% का अतिरिक्त उनको एक एडवांटेज दिया।
अब बहुत इसका शोर मचा के ये तो आप नहीं दे सकते, नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, संविधान की धारा इसके उसके विरोध में चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार का प्रावधान करना ये सरकार की जिम्मेवारी है कि जिसके परिवार में एक भी नौकरी नहीं है, प्राथमिकता उसको मिलनी चाहिए ना। जिनके पास 1, 2, 3 नौकरियां हैं वो ज़रा बाद में भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर परिवार की चिंता करना ये हमारा काम है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे मैं कमेंट देख रहा था, उसमें कुछ जो अपोजिशन के कमेंट थे वो इस प्रकार के थे कि क्योंकि किसान आंदोलन से डेविएट करना था, ध्यान भटकाना था, इसलिए ये फैसला किया। नहीं, ये तो हमारे दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो में है। हमने तो बल्कि और ज़्यादा करके कहा हुआ था, लेकिन हमारी सहयोगी पार्टी ने उसको कहा भी 75% ठीक है, तो हम तो इससे ज़्यादा लाना चाहते थे। और ये हाँ, ये आज का विषय नहीं है, ये किसान वाला विषय तो अब खड़ा हुआ 5 महीने से, 6 महीने से। ये तो हमारा चुनाव हुआ था अक्टूबर 2019 में, 1.25 साल हो गया है। तो ये कोई आज का विषय है और उसको डेविएट करना ऐसा नहीं है। और हमको ये डेविएट करने के लिए इस प्रकार के कामों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। वो जब किसानों के इस बिल की बात करेंगे मैं उस पर चर्चा करूंगा कि उसमें कहीं ऐसी दुविधा हमारे मन में कुछ नहीं है कि भैया इसके कारण से बड़ा कोई उथल पुथल हो जाएगी और किसान का कोई अहित होगा, ऐसा नहीं है। कृषि कानून की सर बात कर लें, जो मौजूदा स्थिति है अभी तक, अनरेस्ट चाहे हरियाणा की बात कर लें या दिल्ली में जो बॉर्डर पे कर रहे हैं, पंजाब में जो कर रहे हैं, जस की तस जैसी स्थिति बनी हुई है, वो समझने को तैयार नहीं। आप कैसे देखते हैं इस पूरे आंदोलन को? देखिए, पहली बात तो ये कि किसानों के कंधे पर मैं शब्द प्रयोग करूँगा बंदूक रख के, किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके कुछ ऐसे नेता, कुछ ऐसे लोग जिनकी मंशा कुछ और है, उसके बिहाइंड द कर्टन सीन्स कुछ और चल रहे हैं, इसलिए किसानों का नाम बना लिया गया है। कहीं भी ये 3 कानून किसानों के अहित में नहीं है बल्कि उनके हित में है, क्योंकि हमने उनको को एक तो पहली बात है कि ये उनके ऊपर थोपा नहीं गया है। कानून है, इसको जिसको इसका सहारा लेना है, जिसको अपना लाभ दिखता है वो आएगा, जिसको नहीं आना वो नहीं आएगा, ऑप्शनल है। मंडी हमारी पहले से चलती है और अगर मार्केट में हमने एक डबल व्यवस्था कर दी कि एक व्यवस्था पहले वाली भी रहेगी, एक नई व्यवस्था भी है, आपका चॉइस हो गई। अब कभी किसी के पास एक रास्ता है और उसको अगर 2 रास्ते बताए जाए तो वो सोचेगा कि मुझे 2 रास्ते में जो लाभ मिलेगा उसमें जाऊँगा, पहले वाला रास्ता बंद नहीं है। मंडियाँ हमारी रहेंगी, एमएसपी हमारी रहेगी, प्रोक्योरमेंट हमारी चलेगी। लेकिन अगर कोई प्राइवेट मंडी भी आती है और जो एमएसपी पर ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो जाएगी, ज़्यादा सुविधाएं देने के लिए तैयार हो जाएगी, तो उसको उस किसानों को वहाँ जाने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए कोई भी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पूरे देश में घूम के कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों की सारी ज़मीन हड़प लेंगे, उद्योगपतियों को बेच देंगे। क्या ये चिंता आप लोगों की होती है बीजेपी लीडर के तौर पे कि कहीं परसेप्शन के लिहाज से मैसेज खराब ना जाए या लोग इस भ्रम में ना आ जाएं? अगर ये इस प्रकार की कोई समस्या होती तो आज तक बहुत पहले आ गई होती, कांग्रेस के टाइम आ गई होती। मैंने बताया कॉन्ट्रैक्ट जो लॉज हैं ये कांग्रेस के समय बने हैं। क्या किसी की ज़मीन गई है? नहीं गई है। देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि किसी की ज़मीन को कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंतर्गत ज़मीन को ले जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होता है फसल का, फसल में नफा भी होता है, घाटा भी होता है, प्राकृतिक आपदा भी आ सकती है, फसल अच्छी भी हो सकती है। अच्छी होगी तो लाभ होगा, दोनों को होगा, बल्कि किसान को ज़्यादा होगा। और अगर ख़राब होगी तो किसान को नुकसान नहीं होने वाला है, उसने कॉन्ट्रैक्ट करके रेट अपना फिक्स कर लिया है। लेकिन कहीं भी उसमें ज़मीन के ऊपर किसी का इस कारण से दावा, ये कानून में मना किया गया है कि उसकी ज़मीन को आप उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को समझाना चाहेंगे कुछ कि भाई ये स्थिति है? लॉन्ग लिव राहुल गांधी। राहुल गांधी जितना लंबा बने रहेंगे हमको कोई कठिनाई नहीं है, सुविधा ही होगी, अच्छा लगेगा। उन्होंने ये कहा कि जो मदरसे हैं, पाकिस्तान के मदरसे जो काम करते हैं, आरएसएस का संगठन, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन वही काम कर रहा है। बहुत तीखा हमला था आरएसएस को लेके। देखिए, पहली बात तो कि मैं आरएसएस का प्रवक्ता नहीं हूँ। अगर ये बात पूछनी चाहिए तो आपको आरएसएस के लोगों से पूछनी चाहिए। मैं आरएसएस की आइडियोलॉजी में विश्वास रखता हूँ, लेकिन आरएसएस का आधिकारिक प्रवक्ता ना होने के कारण से इस बात का उत्तर देना मुझे उचित नहीं लगता। फिर भी चूँकि मैं आरएसएस की आइडियोलॉजी में विश्वास रखता हूँ तो मुझे मालूम है कि आरएसएस जितनी देश की सेवा कर रही है, इतना अपने अपने देश में और कोई संस्थाएं करती हो नहीं करती हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस देश में तो कोई संस्था ऐसा नहीं कर रही है। इस देश में सबसे ज़्यादा देशभक्ति की भावना, देश के समाज को एक रखना और देश में हर प्रकार की जो हमारे पिछली जो कमियां आज तक रही हैं उनको ठीक करने का काम ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही कर रहा है, और इसके कारण से देश मजबूत हो रहा है।
आखिर एक विचारधारा की लड़ाई है। विचारधारा को करते करते देश के समाज को संगठित करते, ये कोई ऐसा निर्माण का काम नहीं, छोटी मोटी चीज़ का चलो एक निर्माण करके खड़ा कर दिया बहुत जल्दी हो जाएगा। समाज निर्माण, व्यक्ति निर्माण एक बहुत बड़ा काम है और इन लोगों को इस बात की समझ ही नहीं है। इनके सामने निर्माण क्या होता है, 2 सड़क बन गई निर्माण हो गया, एक बिल्डिंग खड़ी हो गई निर्माण हो गया। अपने आप में वो विकास के काम वो भी हैं, लेकिन निर्माण में सबसे बड़ा काम होता है व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण। वो इनकी कल्पना से परे है। उनका ये भी कहना था कि देश में बीजेपी की जो सरकार है वो सारे इंस्टीट्यूशन को ख़त्म कर रही है और लगे हाथ अभी के माहौल को बहुत ख़राब बताने के चक्कर में उन्होंने इमरजेंसी के लिए मान लिया कि हाँ हमारी गलती थी, लेकिन अभी जो माहौल है वो ज़्यादा भयानक है उस इमरजेंसी की तुलना में भी। देखिए इमरजेंसी उन्होंने भुगती, उनको परिणाम उसका ध्यान में आ गया, आज ध्यान में आ रहा। हमको पता हम जो ठीक कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं और किसी प्रकार का कोई दुष्परिणाम जहाँ जहाँ हम सुधारात्मक ये काम कर रहे हैं, जब से हमने शुरू किया वहाँ वहाँ हम समाज के अंदर लोकप्रिय हुए हैं, चाहे वो प्रदेशों में चाहे केंद्र में। आखिर केंद्र में भी हमारी से का जो सिलसिला शुरू हुआ वो 1996 में शुरू हुआ अटल जी के समय, उसके बाद हम बढ़े हैं, घटे नहीं हैं। और कांग्रेस दिन प्रतिदिन निरंतर घटती जा रही है। कांग्रेस को तो एक बार ये सुनना पड़ा कि ये देश कांग्रेस मुक्त होगा और आज क्या स्थिति है सारे देश में कांग्रेस की आप जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक एक कदम आगे बढ़ रही है। ऐसे ऐसे प्रदेश जहाँ कभी कोई सोच नहीं सकता कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी, कश्मीर जैसा प्रदेश कभी सुना था कि भारतीय जनता पार्टी आगे आ जाएगी। किसान आंदोलन को लेकर जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई, आपको लगता है कि इन राज्यों में जहाँ चुनाव हो रहे हैं, बंगाल सहित बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, वहाँ पे नुकसान हो सकता है बीजेपी को इस आंदोलन के चलते? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये आंदोलन पंजाब के लोगों की शुरू हुआ उनके पहल पर। पंजाब में बहुत पहले था, शुरू हुआ। हरियाणा में कोई बहुत असर पहले नहीं था, लेकिन जब ये लाल किले वाली घटना हुई और इस किसान आंदोलन को एक झटका लगा, उसके बाद एक उनके नेता जिस प्रकार से उन्होंने उस घटनाक्रम में, आपको पता है कि जो कुछ उन्होंने, अब उसको शब्द क्या प्रयोग करूँ कि उन्होंने एक रोल बनाया, अपनी भूमिका बनाई और उसमें एक एक्शन कर डाला। उस एक्शन के कारण से भावनात्मक मुद्दे के ऊपर कई बार लोग उठ खड़े होते हैं। तो वो भावनात्मक मुद्दा ऐसा था, मेरा इशारा टिकैत की तरफ है, कि उसके बाद हरियाणा के लोगों को लगा कि शायद बहुत बुरा हो गया है, वो रो पड़ा है, आंसू बहा दिए हैं। अब ये एक एपिसोड था ये, अब उस कारण से यहाँ के लोग खड़े हो गए तो उनको शामिल हो गए। वो शामिल हुए तो पंजाब के लोग बैक मार गए। अब पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये एक एरिया ऐसा है कि जहाँ इसका एक, जिसको कहना चाहिए, एक टेम्परेरी इफेक्ट है। अब ये कितना रहेगा, कब तक रहेगा, ये एक अलग बात है, लेकिन बाकी देश में कहीं इसका कोई प्रभाव पड़ेगा, चुनावी राज्यों के अंदर कोई लोग इसका विरोध करने के लिए आएंगे, ऐसा कहीं नहीं है। राकेश टिकैत क्योंकि एक कास्ट विशेष जाट की सिर्फ वो किसान नेता हैं, लेकिन जाटों में ही अपनी पैठ बनाते हैं, खाप पंचायतों को अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं। क्या हरियाणा में उसका कोई असर आप देखते हैं, निगेटिव असर, कोई नुकसान, कोई चिंता कि जाटों के अंदर कोई नाराज़गी है इस बात को लेकर जिसका खमियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ सकता है पॉलिटिकली? देखिए, कांग्रेस या कांग्रेस के अलग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके बाकी पहले जितनी भी पार्टियां रही हैं, हम तो सत्ता में 2014 में आए हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के विचार को लेकर के लगातार हम संघर्ष करते रहे। समझौते में कभी कभी हमने सरकारें भी बनाई हुई कांग्रेस को दूर रखने के लिए। कोई सत्ता के, हम कोई लालच से या सत्ता को भोगने के लिए हम समझौते में आते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन कांग्रेस बहुत बड़ा नुकसान करती थी तो कांग्रेस को दूर रखने के लिए हम आते थे। उस समय इंडियन नेशनल लोक दल के साथ, ओम प्रकाश चौटाला के साथ और देवीलाल जी के साथ हम सत्ता में आते रहे। लेकिन अनुभव ये है कि हमेशा ये सब पार्टियाँ ये हमेशा जातिगत पॉलिटिक्स करती रही हैं, जातियों को वोट बैंक के आधार के ऊपर यूज़ करते रहे हैं। हमने पहले दिन से कहा कि नहीं, हम जात पात नहीं करेंगे और जाति पाति के आधार पर वोट बैंक को खड़ा रखना ये समाज को नुकसान पहुंचाना है। आपको याद हो तो मैं जब 2014 के अंदर चुनाव लड़ रहा था, उन दिनों में एक नारा मैंने उपयोग किया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, कि सारे हरियाणवी ये सब एक होकर के विचार करें। कोई किसी जाति का है, जातियां हैं, जन्म से जाति हो जाती है, कोई क्या करे, इसको एकदम तो समाप्त नहीं किया जा सकता। कम्युनिस्टों ने बहुत नारा दिया जाति विहीन समाज, मुझे नहीं लगता जाति विहीन भी हो जाएगा। जातियां तो जन्मजात रहती हैं, उन जातियों का कभी हो सकता कालांतर में उपयोग रहा हो, बाद में उन जातियों का नुकसान होने लग गया, फिर जातियाँ परंपरागत चलती रही। आज जाति समाप्त होने की बजाय मेरा कहना है कि जातियों का उपयोग जितना है उतना करें। समाज के
हित अहित के लिए सरकार कोई काम करे तो सरकारों को बनाने में, गिराने में जातिगत भावना ला करके काम करना, ये प्रदेश के अहित में है। किसी भी प्रदेश में हो, देश में तो देश के हित में है। हमको उस लेवल तक जातियों का ये सहारा जो है नहीं लेना चाहिए। आपके कट्टर आलोचक या विरोधी भी इस बात को नहीं कह पाते कि आपकी सहजता को लेकर कोई सवाल खड़ा नहीं कर पाते, करप्शन को लेकर कोई इल्ज़ाम नहीं लगता आमतौर पे, जो कि बहुत ही रेयर केस होता है राजनीति में। बावजूद इसके इस तरह का प्रोजेक्शन करने की कोशिश की जाती है कि जाट इनको पसंद नहीं करते मुख्यमंत्री के तौर पे, इसलिए कोई भी बहाना हो बहती गंगा में अपना हाथ धोने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसा लगता है? मैं एक बात कह सकता हूँ कि मैं जाट को भी पसंद करता हूँ, ब्राह्मण को भी पसंद करता हूँ, पंजाबी को भी पसंद करता हूँ, अहीर को भी पसंद करता हूँ, गुजर को भी करता हूँ, राजपूत को भी करता हूँ, बैकवर्ड क्लास के सभी जातियों को पसंद करता हूँ, अनुसूचित जाति की सब जातियों को पसंद करता हूँ। मैं हर एक को पसंद करता हूँ। मैं किसी को नापसंद करता हूँ ऐसा नहीं है। मुझे कोई पसंद करता है कि नहीं करता है ये किसी की सोच हो सकती है, लेकिन मैं अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करूँगा कि भाई मुझे बताया जाए, मेरे में कोई कमी है तो मैं उसको दूर करता हूँ। क्या ये एहसास होता है कि कुछ लोग जो कि बस आपका विरोध करना चाहते हैं वो हर बार मौके की तलाश में रहते हैं, और मौजूदा कृषि कानून ने भी उन्हें एक मौका दिया है आपके ऊपर दबाव बनाने का? नहीं, मैंने बताया ना, राजनीति जब होती है तो राजनीतिक मोहरे पर जो जिसके चढ़ जाता है वो अपने ढंग से काम करता है। अब किसी ने वर्ग विशेष को वोट बैंक माना हुआ है, कोई मजदूर को मानता है, कोई विद्यार्थियों को मानता है, कोई महिला को मानता है, कोई जातियों को मानने लग जाता है। जातियों को मानता है तो किसी को लगता है कि हमारी वोट बैंक जो है अनुसूचित जाति है, किसी को लगता है हमारा वोट बैंक बैकवर्ड क्लास है, किसी को लगता है जाट है, किसी को लगता है ब्राह्मण है। तो अपने वोट बैंक के आधार पर जो जातियाँ, जो पार्टियाँ करती रहती हैं, उनका ये जो विरोध करने का जो मानस है, ये प्रदेश हित में तो कम से कम नहीं है, समाज हित में तो नहीं है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। किसान के नाम से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, किसान का नाम करते रहें, क्योंकि किसान का हित वो भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, लेकिन वो भी कोई किसान के नाम से कर रहे हैं ऐसा नहीं है। कई प्रावधान तो उन्होंने ऐसे कर दिए जो किसानों के अहित में जा रहे हैं। अब पिछले दिनों में एक आह्वान कर दिया कि किसान फसल को बेचेगा नहीं और खड़ी फसल को काट देगा, खड़ी फसल को नुकसान कर देगा। बाद में उन्होंने कहा जो किसान के घर में दूध होता है, जो प्रतिदिन की उसकी आमदन है, जिसके कारण से वो अपना घर चलाता है, कि दूध को 100 रुपये किलो से बेचेंगे नहीं, उसको खराब कर देंगे। दूध और माटी, ये माँ और पुत्र, इस जैसा संबंध होता है। आपके राज्य सरकार के कामकाज की बात करने सर, तो अंत्योदय योजना कृषक बुगाड़ती क्या है ये योजना? देखिए, हमारा एक मान्यता, हमारी सिद्धांत ये है कि अगर आप समाज को सुखी देखना चाहते हैं तो समाज के हर वर्ग की चिंता करनी पड़ेगी, और सबसे पहले उसकी करनी पड़ेगी जो समाज पीड़ित है, अभावग्रस्त है, नीडी है, जिसको समाज की जो सामान्य व्यवस्थाएं हैं उसका जो उसको लाभ मिलना चाहिए, जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए, वो नहीं है, उनको आगे बढ़ाओ। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा है कि एक सुखी समाज की कल्पना तभी की जा सकती है कि जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसकी आप चिंता करो। इसी को अंत्योदय कहा है। मुख्यमंत्री जी, इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देवेंद्र जी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।